राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि अच्छी दवाइयां और सस्ती दवाइयां ये बहुत बड़ी सेवा है। तेलंगाना कांग्रेस नेता जी निरंजन ने गुरुवार को बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर मतदान के दिन वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले में संलिप्तता के आरोप में एक विधायक और 2 पार्षदों सहित तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के आवासों पर एक साथ छापेमारी की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून लागू करेगी और कोई इसे नहीं रोक सकता। शाह ने कहा कि जनता 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनाने की नींव रखने के लिए 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगी। प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड ने गुजरात के हजीरा और दिल्ली एनसीआर के बीच एक समर्पित रेल माल ढुलाई सेवा शुरू की। डीपी वर्ल्ड ने एक बयान में कहा कि टिकाऊ, सुनिश्चित, विश्वसनीय और फुर्तीली लॉजिस्टिक सेवा सरल दक्षिण गुजरात में स्थित व्यवसायों के लिए उनके दरवाजे पर टिकाऊ माल ढुलाई समाधान प्रदान करेगी और उन्हें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और आसपास के बाजारों से जोड़ेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, उनकी पत्नी और उनकी द्वारा संचालित एक शैक्षणिक न्यास के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत 1.21 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क की है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 2 लोगों के पास से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवा मेफेड्रोम जब्त करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सांसद और विधायक से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को 2014 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया। इस बार सर्दियों में दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 5,760 मेगावाट तक पहुंच सकती है। पिछले साल ठंड के महीने में राजधानी में बिजली की अधिकतम मांग 5,526 मेगावाट पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश में गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्रों का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज देशवासी इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना, क्या करना, उसमें कुछ उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। विकास का महत्व क्या है ये आज देश का गांव-गांव का व्यक्ति समझने लगा है। और हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव-गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर
इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। मैंने अभी देखा देशवासियों ने दिवाली के समय वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदने का अभियान चलाया। लाखों करोड़ रुपया की खरीदी हुई। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। मेरे परिवारजनों, देश के कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इतना उत्साह अनायास नहीं है। इसका कारण है कि पिछले 10 साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है, और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है, भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है। आज देश में जो सरकार है वो जनता को जनार्दन मानने वाली, ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। और हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग। साथियों, विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है। ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है। ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे बेचारे छूटे हुए हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इस अभियान के जरिए देश के कोने कोने में लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के खूंटी इलाके से ये जो आदिवासी गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर उसको मनाते हुए संकल्प यात्रा की प्रारंभ किया था।
ये संकल्प यात्रा का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि हम इस यात्रा के माध्यम से ज्यादा पंचायत, गांव और हमारे भारत के नागरिक उन तक पहुंचने का यह प्रयास है। और इस विकसित यात्रा में लगभग 2,55,000 पंचायतों तक हम पहुंचेंगे और करोड़ों लोगों तक हम इस यात्रा के माध्यम से अपनी बात को रखने वाले हैं। यहां देश में लगभग 3,600 हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे 3,600 हैं, उन तक भी हम पहुंचने वाले हैं। और ये यात्रा जो 15 नवंबर को शुरू हुई है, ये 25 जनवरी को समाप्त होगी। और इसमें सभी पार्टी, सभी लोग जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमारे मंत्री, प्रदेश के मंत्री, हमारे विधायक, हमारे नगर परिषद के सदस्य, हमारे नगर पालिका के सदस्य, हमारे मेयर इसमें जुड़ने वाले हैं और इस कार्यक्रम को अच्छे से आगे बढ़ाने वाले हैं। विकसित भारत कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री जी ने 55 करोड़ लोगों को, 10,74,00,000 परिवारों को, गरीब लोग, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गंभीर बीमारियों से लगभग 2,500 बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार दिया है। सीएम योगी ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में आयोजित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पहले यूपी में उद्यम के लिए माहौल और सरकार के स्तर पर प्रोत्साहन व संरक्षण न होने पर उद्यमी हतोत्साहित थे। सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सके, इस दिशा में काम लगातार हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का लक्ष्य है 2027 तक भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था तो लोग भी सामने नहीं आते थे, सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन नहीं था और न ही कोई संरक्षण था, तो लोग एक प्रकार से हतोत्साहित से थे। लेकिन पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सकें, इस दृष्टि से ध्यान देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सब के सामने है। हम सब जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना काल खंड में कहा था वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत
और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम MSME कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इसी बात को कहना चाहूंगा, सरकार टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहती है, आपकी हर समस्या का समाधान भी करना चाहती है और सरकार का हर प्रकार का, जैसे पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपका रहा होगा कि 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर बिना किसी बैरियर के हम इस पूरी व्यवस्था को लेकर के चले हैं। आगे भी सरकार के स्तर पर इस प्रकार के सहयोग की मैं आपके प्रति आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार का यही सकारात्मक सहयोग इंडस्ट्री को, उद्यमियों को और यहां के सभी बिजनेसमैन को प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ मैं आपसे भी इस बारे में अपील करूंगा, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि सरकार के साथ मिलकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में जो आपने योगदान दिया है, आज हमें IIA, CIA या इस प्रकार के जितने भी जो संगठन है, औद्योगिक संगठन है, इनके द्वारा जो भी हम लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद दी जाती है और हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों आगे बढ़ाना, कहीं कोई समस्या है तो उसके समाधान का एक मैकेनिज्म तैयार होना, कहीं पे आपको लगता है कि ये बैरियर बन रहा है, उस बैरियर को हटाने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार प्रदेश की इकोनॉमी को तेज करने के लिए और इंडस्ट्री को वहां पे लोकल स्तर पर रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए भी अगर हम अपने स्तर पर लोकल इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़ सकें, इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकें, तो आपको सस्ता मैन पावर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा और इस पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से काम किए जाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उद्यमी सम्मेलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और प्रदेश के अंदर एक बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने में, खासतौर पर MSME सेक्टर को और बूस्टअप करने में यह मदद करेगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में बहुत प्रगति की है और जो आगे की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह हमें मदद कर पाएगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं ईजा बैणी महोत्सव 2023 एवं अन्य आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, नैनीताल का तेजी से विकास हो रहा है। सीएम ने सभी को ईजा बैणी महोत्सव 2023 की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में माताओं बहनों का बड़ा योगदान रहा है और इनके हितों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति, निश्चित रूप से ये हमारा उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारा जनपद नैनीताल तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं आज आप सभी को ईजा बैणी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश है इसमें हमारी माताओं बहनों का, हमारी ईजा बैणी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। राज्य को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं आज इस अवसर पर राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी माताओं बहनों को आज इस अवसर पर नमन करता हूं और आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं
कि आपके राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, आपके बेटे के रूप में, भाई के रूप में, आपके हितों के लिए हमेशा सर्वदा प्रतिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा मानना है कि मातृशक्ति के बिना राष्ट्र शक्ति का विकास संभव नहीं है, और जहां माताएं बहनें आगे आती हैं वह राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ता है। आज मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी में हमारी माताओं बहनों ने जिस प्रकार का उद्यम किया है, जिस प्रकार के उत्पाद बनाए हैं, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज यहाँ मेरे द्वारा ईजाबेणी महोत्सव के तहत एक और जहां 713 करोड़ की 258 योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया है, वहीं दूसरी ओर आज पूरे राज्य के लिए 2055 करोड़ की लागत की 969 योजनाओं का भी आज यहीं से वर्चुअल माध्यम से उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। ये सभी योजनाएं उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमने कहा था कि हम जो भी योजनाएं लाएंगे वो सबके लिए लाएंगे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भी कोई भी जो है अंतर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है कि हम राजनीति का आधार वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक है, वो है जनता और जनार्दन की सेवा करना। जो लोग पूछते हैं, आज कई जगह हम जाते हैं और आपसे भी पूछते होंगे लोग कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। हम मैदान से लेकर आज पहाड़ तक का दोनों रोड मैप तैयार कर रहे हैं, दोनों जगह विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना, प्रत्येक क्षेत्र को उत्तराखंड के आगे बढ़ाना। और ईजाबेणी महोत्सव में प्रदेश भर की महिला उद्यमियों ने जो हमारे उत्पाद बनाए हैं, अत्यंत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई है, अच्छे अच्छे स्टॉल लगाए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश के विकास में महिलाओं का योगदान सबसे ऊपर है। महिलाएं हमारी सबसे आगे हैं। आज बदलते हुए भारत में देश की माताओं एवं बहनों के पास आगे बढ़ने के अनेकों अवसर हैं। एक के बाद एक अवसर आज पैदा हो रहे हैं। आज गांव-गांव में हमारी माताओं बहनों के लिए घर घर में शौचालय बन रहे हैं, बिजली के कनेक्शन लग रहे हैं, गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में पूरी संवेदनशीलता से, पूरी तत्परता से और प्राथमिकता से काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। वर्तमान में देश में लगभग 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ हमारी मातृशक्ति जुड़ी हुई है, हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से हम प्रदेश को भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शुक्रवार 1 दिसंबर से एक कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। इस कैंपेन के जरिए पार्टी ने दिल्ली की जनता से जनमत संग्रह कराने की औपचारिक घोषणा की है। आप पार्टी मैं भी केजरीवाल नाम से कैंपेन चलाएगी, जिसके जरिए जनता से पूछा जाएगा कि गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे या जेल से सरकार चलाएं। शुक्रवार से शुरू होने वाले सिग्नेचर कैंपेन का पहला चरण 1 से 20 दिसंबर तक चलेगा और दूसरे चरण में 21 से 24 दिसंबर तक जनसंवाद किया जाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है, उससे ये भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लगने लगा है कि दिल्ली के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। और उसको देखते हुए
दिल्ली के अंदर अगर सरकार नहीं बनती है तो किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कारवां है उसको रोका जाए, उसके लिए षड्यंत्र शुरू हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद किया गया, हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जेल के अंदर बंद किया गया, हमारे मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर बंद किया गया। और अब इन सारी गिरफ्तारियों के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है। इस षड्यंत्र के पीछे का जो मकसद है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो शायद दिल्ली की सरकार को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पार्टी को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में जिस तरह की साजिश रची जा रही है उसका जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने विधायकों के साथ बैठक की कि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या करना चाहिए। विधायकों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर गिरफ्तारी होती है तब भी सरकार जेल से चलनी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पार्षदों के साथ उन्होंने बैठक किया, पार्षदों ने भी यही बात रखी उनके सामने। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ये बात रखी। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हम मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है दिल्ली के जनता के दम पर। दिल्ली की जनता ने हमें समर्थन दिया है, मैंडेट दिया है, इसलिए आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है। गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इसका फैसला दिल्ली के जनता से पूछ के लिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया था कि आप दिल्ली के अंदर घर घर जाइए और लोगों से इस पर चर्चा करिए, जनसंवाद के माध्यम से लोगों से पूछिए, राय लीजिए। दिल्ली के लोगों की जो राय होगी उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। इस्तीफा देना है या नहीं देना है इसका निर्णय दिल्ली की जनता से पूछ कर लिया जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशन पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कल जिसकी शुरुआत की जाएगी, हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी पार्टी के पदाधिकारी और सभी जो हमारे मंडल स्तर पे इसके लिए, इस कैंपेन के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे ये घर घर जाएंगे, लोगों से उनसे बात करेंगे। इसके लिए एक पैम्पलेट पार्टी ने ये तैयार किया है। ये पैम्पलेट जो है वो सभी लोगों को दिया जाएगा घर घर जा करके, उस पर चर्चा की जाएगी और फिर आखिर में उनसे पूछा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी अगर होती है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 1 तारीख से 20 तारीख तक ये सिग्नेचर कैंपेन सभी पोलिंग स्टेशन पे घर घर जा करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कराएंगे। दूसरा चरण 21 तारीख से और 24 तारीख तक जनसंवाद का चलेगा। 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में दिल्ली के सभी 250 वार्ड में जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूरे वार्ड के लोगों को उसमें आह्वान किया जाएगा। उस जनसंवाद में हमारे विधायक, पार्षद सम्मिलित होंगे और वहां पर जनसंवाद में भी लोगों की ओपिनियन इस प्रश्न को लेकर के पूछी जाएगी कि उनका क्या कहना है कि पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस पर उनकी भी राय ली जाएगी। इसके लिए कल से अभियान इसको शुरू किया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम